अगर एपिसोड के शुरुआत में ही थोड़ा-सा एजिटेटेड नज़र आऊँ तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो तमाशा चल रहा है, उससे एजिटेट होना मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा जायज़ ही है। जिस तरीके से ये दिल्ली ब्लास्ट को ट्रीट किया जा रहा है मेनस्ट्रीम मीडिया में, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से सारी खबरें आ रही हैं, उसमें और बिहार एग्ज़िट पोल में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि बिहार एग्ज़िट पोल में जो हो रहा है, वही दिल्ली ब्लास्ट केस में भी हो रहा है। ट्रस्ट मी ब्रो, सूत्रों के हवाले से सारी की सारी स्टोरीज़ चल रही हैं। वहाँ कोई महागठबंधन को जिता रहा है, तो कोई एनडीए को जिता रहा है और इधर कोई अगर मैं चाहूं तो सीआईए को भी बोल दूंगा, अर्बन नक्सल ने करवाया ये भी बोल दूंगा, बांग्लादेश ने ये भी करवाया वो बोल दूंगा, पाकिस्तान ने भी करवाया है। हर किस्म का इंफॉर्मेशन अभी चल रहा है। सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, जिससे कम से कम टीआरपी आते रहे, व्यूअरशिप आती रहे। हमने देशभक्त पर पहला एपिसोड जो ब्लास्ट के बाद हुआ वो 24 घंटे रुक कर किया, जिससे हमारे पास कुछ ठोस इंफॉर्मेशन आए, सरकार कुछ इंफॉर्मेशन दे, जिसके बेसिस पर हम एपिसोड बनाए। एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सरकार ने वैसे कोई और डिटेल्स हमें नहीं बताए। अब हम 2 दिन के बाद 72 आवर्स हो चुके हैं ब्लास्ट को, उसके बाद अब दूसरा एपिसोड बना रहे हैं, जिससे आपको बेसिक डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम आपको बता दें। लेकिन यहां भी सरकार ने कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। उस इंफॉर्मेशन वैक्यूम में अलग अलग किस्म के बेढंग के अभी ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये सारे जो थियरम हैं, वो सब चल रहा है। अल्फा बीटा गामा थीटा जो मन में आ रहा है वो चैनल कर रहा है। मेरे ख्याल से तो अब कुछ ही घंटों में एनआईए, एनडीटीवी वगैरह दूसरे चैनल्स के पास चले जाएगा कि भाई तुम ही हमको बता दो इस केस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो रिपोर्टर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है रादर देन एनआईए। इस तरीके से ये तमाशा चल रहा है। अब आप बोल सकते हो कि भाई सरकार क्यों इंफॉर्मेशन दे, सरकार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर आ जाएगी और लोग और भाग जाएंगे, जैसे डॉक्टर नाभी भाग गए थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर एक बात बताइए कि पिछले 2-3 दिनों से ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या एक्सप्लोजिव है, क्या क्या कौन कौन लोग हैं, उन्होंने क्या क्या किया था, इंफॉर्मेशन जो रिकवर हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है? या तो बहुत जबरदस्त लीक है हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस में, या फिर लोग मनगढ़ंत कहानी बनाकर मीडिया चैनल पर चला रहे हैं। दोनों ही केसेस में ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। या तो लीक हो रहा है, या तो लोग अपने मन से कहानी बना रहे हैं। अब अपने मन से कहानी बनाने में प्रॉब्लम क्या है, आप पूछोगे तो ये देखिए प्रॉब्लम। सोचिए, गवर्नमेंट ऑफ तुर्की हैज टू इंटरवीन कि हमारे मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जहां एक भाई साहब तो जाकर, या तो एक या दो चैनल जाकर तो सीधा बोल दिया कि तुर्की ने ये सारा करवाया है, वो इक्विप और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं इन टेररिस्ट्स के। जिसके बाद तुर्की ने भी कहा भाई ऐसे काम करते रहोगे तो जो बचे खुचे ताल्लुकात भी हैं, जो रिलेशनशिप है, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा तुर्की के बारे में कहा होता तब मुझे बात समझ में आती। लेकिन यहां मीडिया चैनल्स ही दूसरे देशों के साथ अब संबंध खराब कर रहे हैं। वैसे में भी कुछ ज्यादा अच्छे संबंध तो नहीं रह गए। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इतना टाइम क्यों लग गया इसको टेरर अटैक डिक्लेयर करने में। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां तक पहुंची है, ठोस हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, माइनस ऑल द अल्फा थीटा गामा थियरी को छोड़कर। और इस कंस्पिरेसी को अगर हम टेरर अटैक नहीं बोल रहे, टेरर इंसिडेंट बोल रहे हैं, तो इसके पीछे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व है, कितनी गाड़ियां इन्वॉल्व होनी थी, कितने दिनों से ये कंस्पिरेसी चल रही थी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसके लिए, ये भी एक सवाल आता है। और फाइनली जो टेररिस्ट करना चाहते थे, जो कि देश में दहशत फैलाना चाहते थे, देश को बांटना चाहते थे, वो मंसूबा उनका सक्सेसफुल क्यों हो रहा है और कौन कौन उस मंसूबे को सक्सेसफुल कर रहा है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है इस पूरे केस में। देखिए किस तरीके से सरकार ने फाइनली 2 दिनों के बाद जाकर इस पूरे टेरर इंसिडेंट को, मैंने इस इंसिडेंट को टेरर बताया लेकिन टेरर अटैक नहीं बताया। एंड आई कोट, सीसीएस क्या कहता है, सरकार ने मिलकर जब ये प्रेस नोट जारी किया, टेररिस्ट इंसिडेंट परपेट्रेटेड बाय एंटी नेशनल फोर्सेस। अब आपको लगे इसमें गलत क्या है, ये अगर आप पहलगाम के बाद वाला जो स्टेटमेंट देखो उससे कंपेयर करो तो मैं आपको बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। पहले तो टेरर इंसिडेंट बोला गया है, टेरर अटैक नहीं बोला गया। कार एक्सप्लोजन बोला गया है, कार बॉम्ब ब्लास्ट नहीं बोला गया। कोई मेंशन ऑफ नेबरिंग कंट्री नहीं दिया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि हमने अपने आप को ही एक कॉर्नर में पेंट कर दिया था, बोला था अगली बार अटैक होगा तो फिर ऑपरेशन सिंदूर चालू हो जाएगा, हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना का व्यवहार है, जिस तरीके से अमेरिका का व्यवहार है, जिस तरीके से एक ट्रेड डील के बहुत पास आने की हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर अब हमने युद्ध छेड़ दिया तो फिर से वो ट्रेड डील
धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे फोर्सेस जवाब नहीं दे सकते अगर जरूरत पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये जो हमने मसल फ्लेक्सिंग की थी उसके वजह से अब हम ही एक कॉर्नर में पेंट हो गए हैं, क्योंकि अगर हम इसको टेरर अटैक बोलते हैं, अगर हम इसको पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, तो फिर अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो जाता है तो इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी आएगा। मैं बस इसको कंपेयर कर रहा हूं पहलगाम के बाद। देखिए पहलगाम के अगले दिन सीसीएस मीट करती है और अगले दिन हमने बोल दिया था ये एक टेरर अटैक है और हमने पाकिस्तान को सीधे सीधे ब्लेम कर दिया था। तो देखिए कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलिए ये तो जियोपॉलिटिकल रीजन है, मान लेते हैं सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, ऐसी ही पॉलिटिक्स बन चुकी है, पाकिस्तान ने ऐसी चापलूसी करके रखी है, हमारी सिचुएशन काफी टाइट है, अमेरिका और चाइना वैसे में भी दोस्त बन रहे हैं, अभी हम मसल फ्लेक्सिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी चीज बन रही है, और आप इसको सॉफ्टली नोटिस करोगे मीडिया में जिस तरीके से ट्वीट्स और बयान आ रहे हैं, कि इस टेरर इंसिडेंट को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे एक बड़ा और ऑपरेशन हो सकता था, ज्यादा लोग मर सकते थे तो कम लोग मरे, सिर्फ 13 मरे, तो ये एक सक्सेस है। इससे और दुखित बात कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि वो 13 लोग जो मारे गए, जो लोग अपाहिज हो गए, उनको ये ऑपरेशन सक्सेस तो नहीं लगेगा। हां बिल्कुल सही बात है कि और ज्यादा दुर्घटना हो सकती थी, मे बी वी गॉट लकी, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसके वजह से बस 13 ही मरे हैं, शहर में एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ है? अब ये समझने की जरूरत है सक्सेस कहां मिली है, लेकिन ये पूरा सक्सेस भी हम इसे नहीं कह सकते, इसमें बहुत एलिमेंट ऑफ लक भी था। वो क्यों था मैं आपको अभी समझाता हूं। और उसके बाद अगर लक को छोड़कर अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें और गद्दारी की बात करें तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि देश में असली गद्दार कौन है, क्योंकि जो असली गद्दार हैं उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में आप सुनोगे तो शायद आप भी हिल जाओगे। लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में और भी ज्यादा खबरें डेफिनेटली सामने आई हैं। एक डेफिनेट क्लियर खबर अब हमारे सामने आ गई है, डॉक्टर उमर नाबी, जिनके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बात किया था कि वही गाड़ी चला रहे थे, वो सस्पेक्टेड था। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि डॉक्टर उमर नाबी वाज द पर्सन ड्राइविंग दी i20, क्योंकि उनका एक पैर कहा जा रहा है स्टीयरिंग कॉलम के नीचे फंस गया था। ऑल्दो उनके बॉडी के चीथड़े हो गए थे, क्योंकि ब्लास्ट इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, एलपीजी सीएनजी ब्लास्ट नहीं था ये। उनका बॉडी का जो उनके अवशेष मिले उसमें से डीएनए सैंपलिंग करके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये बात तो साफ हो चुकी है कि इट वाज हिम। गाड़ी जा कहां रही थी? क्योंकि हमने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर के थ्रू आकर सेंट्रल दिल्ली में गाड़ी चक्कर काट कर फिर रेड फोर्ट के पास रुक कर फिर जब गाड़ी निकलती है तब ब्लास्ट होता है। अब बात धीरे धीरे ये तो क्लियर हो रही है कि ये कोई प्लान्ड अटैक नहीं था, ये एक मोमेंट ऑफ पैनिक जरूर था। अब इसको भी अलग अलग किस्म से बोला जा रहा है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, लेकिन अगर आप पिछला एपिसोड देखो जहां हमने अमोनियम नाइट्रेट के बारे में समझाया था, फ्यूल ऑयल के साथ मिलाकर अमोनियम नाइट्रेट कैसा एक एक्सप्लोजिव पदार्थ बन जाता है, लेकिन डेटोनेटर के बिना भी यह काम नहीं कर सकता है। तो या तो डेटोनेटर सही तरीके से इंस्टॉल्ड नहीं था, ऑब्वियस ही बात है कि यह बॉम्ब फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि ऐसे बॉम्ब में आप श्रैपनल, मेटल पीसेस, बॉल बेयरिंग लगाते हो जिससे क्षति और हो। आप सोचिए 300 मीटर दूर किसी का हाथ मिलता है तो बॉम्ब की ये इंपैक्ट कितनी ज्यादा थी। ऑल्दो अमोनियम नाइट्रेट तो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप उसे फ्यूल ऑयल के साथ मिला देते हो तो फिर वो एक पोटेंट बॉम्ब भी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो अब क्लियर आ रही है कि पैनिक रन था, क्लैरिटी नहीं थी, और ये इसको ब्लास्ट कराया गया है एज अ मोमेंट ऑफ पैनिक। अब जानबूझ के हुआ है या एक्सीडेंटल हुआ है, ये अभी भी छानबीन की बात है। लेकिन डॉक्टर उमर नाबी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल रहे हैं। कितने रेडिकलाइज थे ये बात अब सामने आ रही है, क्योंकि जब दूसरे सस्पेक्ट से छानबीन हुई है, सूत्र तो यही बताते हैं। अब वही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियली आकर ये बात बताए तो अच्छी बात हो, लेकिन वो बार बार अपने दोस्तों से यही कहते थे कि वो मल्टीपल टेरर अटैक्स करना चाहते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट की बात मानो, अगर इन सोर्सेस की बात मानो, तो 2 साल से अक्यूमुलेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट चल रहा था। तो ये असला जो है, जो हथियार बनना था, वो 2 सालों से चल रहा था। मल्टीपल गाड़ी एक्वायर करने की भी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं 5-10 गाड़ी भी हो सकती है। अभी एक और गाड़ी की बात भी हो रही है, रेड इको स्पोर्ट तो मिल ही गया, उसके बाद अल-फला यूनिवर्सिटी में एक और गाड़ी मिलने की भी बात हो रही है। तो ये स्कोप जो है, ये दिन ब दिन ये स्कोप और बढ़ रहा है। बस यही आशा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब बात आए, ये कोर्ट में आए, इसको साबित करने की बात हो, तो पूरा रॉक सॉलिड फुल प्रूफ एविडेंस के साथ वो कोर्ट के सामने आए। अब बॉम्ब के साथ होना क्या था?
अब यहां शुरू होती है स्पेकुलेशन, क्योंकि ये आप जिससे पूछोगे, जैसे एग्जिट पोल में होता है वैसे ही जिससे पूछोगे अपनी अपनी थियरी यहां लगा रहे हैं। सरकार ने ऑफिशियली ये नहीं बताया है, लेकिन 26 जनवरी एक चीज बोली जा रही है और इसका लॉजिक ये है कि आप रेड फोर्ट का मुआयना कर रहे हो, 26 जनवरी के पहले आप यहां ब्लास्ट करना चाहते थे। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि कोई भी वांनाबी टेररिस्ट, चाहे वो जितना भी नौसिखिया हो, उसको मालूम होगा कि 26 जनवरी से पहले एकदम रॉक सॉलिड सिक्योरिटी होती है। तो क्या इतना बड़ा रिस्क वो 26 जनवरी से पहले लेना चाहते थे? क्योंकि कुछ का मानना है कि नहीं 15 अगस्त वाज द ओरिजिनल प्लान, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं 6 दिसंबर। तो यहां अलग अलग थियोरीज चल रही हैं कि कोई कह रहा है 6 दिसंबर, कोई कह रहा है अयोध्या, कोई कह रहा है कि नहीं 26 जनवरी वाज द एम। ऑनेस्टली इसका जवाब हमारे पास अभी नहीं है। इंटेरोगेशन से मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द इसका जवाब हमें मिल जाए, लेकिन प्री मैच्योर था, इतना सही है। 2611 स्टाइल अटैक करने की कोशिश है, इतना क्लियर है। मल्टीपल गाड़ीज के साथ मल्टीपल एक्सप्लोजन्स करने की एक चेष्टा थी, इतनी बात तो क्लियर है, इतनी तो चीजें सामने आ रही हैं। और जो दूसरी गाड़ी जो फोर्ड इकोस्पोर्ट मिली थी, वो डॉक्टर उमर ने ही खरीदी थी फेक एड्रेस पर। तो क्लियरली उनके मंसूबे कैसे थे, ये बात तो हमें समझ में आ ही रही है। अब आते हैं कॉन्स्पिरेटर्स पे, क्योंकि इस चीज को लेकर काफी इंटरेस्ट है कि अब पुलिस इन लोगों के खिलाफ, एनआईए इन लोगों के खिलाफ कितना ज्यादा सबूत इकट्ठा कर पाती है। क्योंकि ये चीज हमने पहले हमारे देश में ऐसे नहीं देखी है कि ऐसे एजुकेटेड डॉक्टर्स रेडिकलाइज हो जाएंगे और ऐसा एक टेरर अटैक करेंगे। ये हम मर्सनरीज फॉर हायर नहीं है, ये अनएजुकेटेड यूथ नहीं है, ये एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं जो ये काम करने जा रहे थे और एक काम हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे जो कंस्पिरेसी सामने आ रही है, डॉक्टर उमर नबी के बारे में तो हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया, पुलवामा से थे, अल फलाह हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, i20 कार वो ड्राइव कर रहे थे, वो काफी रेडिकल माने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, और एक्सप्लोजिव्स की मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ था। अब आते हैं डॉक्टर मुजम्मिल पर। ये पहले डॉक्टर थे जिन्हें पिकअप किया गया था, तो जो कड़ी खुलती है ये डॉक्टर मुजम्मिल से खुलती है। ये अल-फलाह में ही थे, ये भी पुलवामा के कोली से ही आते हैं। 350 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, इनके यहां से मिला है, वेपन्स मिला है, डेटोनेटर्स मिला है। डॉक्टर आदिल अहमद, ये इनको सहारनपुर से जो पिकअप किया गया, कंसीलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग का इन पर जिम्मा भी आता है, ये अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये बताया जा रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अरेस्ट है वो है डॉक्टर शाहीन सईद का, जमातुल दावा का जो इंडियन विंग विमेंस ऑपरेशन है वो अपेरेंटली इनको दिया गया था। अगर ये बात सही निकलती है तो क्लियरली एक बात सामने आती है कि अभी भी जो टेरर के पांव है, जो टेंटिकल्स हैं, वो हमारे देश में फैलने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार एजुकेटेड क्लास में फैलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी और चौकस रहना पड़ेगा। अब बात आती है रेडिकलाइजेशन। ये जो डॉक्टर्स हैं, एजुकेटेड हैं, ये रेडिकलाइज कैसे हुए हैं? और यहां दो मौलवियों के नाम आते हैं। हुआ यूं कि 19 अक्टूबर को जब ये जैश के सपोर्ट में पोस्टर्स आते हैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, तब वहां पुलिस छानबीन करती है। 3 लोग पकड़े जाते हैं, 3 लोगों की इंटरोगेशन होती है और उससे नाम आता है मौलवी इरफान अहमद का। शोपियां में मौलवी हैं, मौलवी साहब से फिर जब इंटरोगेशन होती है अच्छे से, तब वो नाम उगलते हैं डॉक्टर मुजम्मिल गानी का, और तब से ये पहले जो डॉक्टर हैं ये पिकअप होते हैं, और दूसरे एक और मौलवी। तो क्या मौलवीज इन्वॉल्व थे इसमें, इंडॉक्ट्रिनेशन में? ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा कि ये डॉक्टर्स इंडॉक्ट्रिनेट हुए कैसे, ये कहां कहां गए थे, क्या ये तुर्की गए थे, क्या ये हैंडलर से मिले थे, क्या पाकिस्तान का कोई रोल है, या फिर ये होम ब्रेड टेरर है जिसके बारे में पी चिदंबरम ने भी बात किया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो सवाल है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह हॉस्पिटल, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में अभी एक शक के दायरे में आ गया है। अब यहां बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स भी पढ़ते होंगे, लेकिन अब उनमें उनको भी इसका जो टेंट है वो झेलना पड़ेगा, और जो भी हार्डलाइनर है, आतंकी है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो कैसे पूरे कौम को बदनाम कर देता है, पूरे यूनिवर्सिटी को बदनाम कर देता है। 50 से ज्यादा लोगों की अभी छानबीन हो रही है, इतने मल्टीपल लोगों को पिकअप कर लिया गया है, और पूरा अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है, सेंट्रल फंडिंग है, उस पर सवाल खड़ा हो गया है, जो फाउंडर है उस पर सवाल खड़ा हो गया है। तो अभी तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे, पढ़ रहे बहुत लोग अभी दायरे, शक के दायरे में डेफिनेटली है, क्योंकि इतने सारे लोग इसी यूनिवर्सिटी से लिंक्ड थे। तो ये तो रही कुछ अपडेट्स की बात, लेकिन ये स्टोरी उससे ज्यादा बड़ी भी है, क्योंकि कुछ चीजें जो बहुत डिस्टर्बिंग हमें दिखने को मिली। एक की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा?
ऐसा लग रहा है कि एक क्लियर अटेम्प्ट है कि भैया इसको टेरर अटैक ही ना करें, ये टेरर इंसिडेंट बनाकर छोड़ दें, एक फेल्ड अटेम्प्ट बनाकर छोड़ दें। फैक्ट तो यही है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा एक ब्लास्ट हुआ है, 13 लोग मरे हैं, और जहां तक सोशल मीडिया आईटी सेल की अगर आप बात मानो तो अकाउंटेबिलिटी बनती है लिबरल्स की, अकाउंटेबिलिटी बनती है मुसलमानों की, अकाउंटेबिलिटी बनती है कांग्रेस पार्टी की, सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं है। एक तो ये आयरोनी है और हिपोक्रेसी की सीमा है कि कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होगा। अगर कोई और पार्टी होती विपक्ष में तो देखते हम किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती। दूसरा कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भैया ये तो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे ये आतंकवादी, और बिल्कुल सही बात है, लेकिन दहशत तो फैलाई जा रही है। अगर आप टीवी ऑन करके देखो जिस तरीके से दहशत फैलाई जा रही है, सरकार ने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सूत्रों के हवाले इंफॉर्मेशन चल रही है और दबादब कम्युनल हेट चल रहा है। अगर हमने एक लेसन जो सीखना था पहलगाम के बाद कि देश को बंटवारा फिर से नहीं करवाना है, यही तो आतंकवादी चाहते हैं, वही काम हम फिर से कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट कर। इस समय हम यूनाइटेड नहीं खड़े हो पा रहे हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे एनोनिमस हैंडल्स आपको दिखेंगे जो ये हेट फैला रहे हैं। चलिए, नॉन पॉलिटिशियंस, नॉन स्पोक्सपर्सन तो ठीक है, लेकिन इन एनोनिमस हैंडल्स के पीछे मत जाइए। ये पाकिस्तानी हैंडल्स भी हो सकते हैं, हमारे देश को बांटने के लिए भी ये हैंडल्स हो सकते हैं। प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज हैंडल्स। और जहां तक रही बात गद्दारी की, हमने रिसेंटली एक एपिसोड किया था, हम भी ये जानना चाहते थे ये देश के गद्दार होते कौन है, क्योंकि यहां तो कुछ और ही बोला जा रहा है इस ब्लास्ट के बाद। आपको देखकर, सुनकर, जांच कर हैरानी होगी कि जब हमने ट्रेस किया पिछले 5 सालों में कि भैया देश के साथ गद्दारी किसने की, इंफॉर्मेशन किसने लीक किया, देश के लोगों को मारने में किसने मदद की, तो आर्मी से लेकर, डॉक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, साइंटिस्ट से लेकर, बहुत सारे पॉलिटिशियन से लेकर नाम सामने आए। एपिसोड देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको भी कि गद्दारी होती कौन है और गद्दार हो कौन सकते हैं। किसी भी कौम से हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन से गद्दार निकल सकते हैं। तो इसको अपने नैरो माइंड से मत देखिएगा। गद्दारी देश के साथ बहुत लोग बहुत किस्म से कर चुके हैं, हमें सबसे सतर्क रहने की जरूरत है। पी चिदम्बरम ने एक डिस्टर्बिंग चीज तो कही, तो भाई एक तो होता है इंपोर्टेड टेरर, एक होता है ब्रेन वॉश टेरर और एक होता है होममेड टेरर। हमारे देश में बिगिनिंग से ही एक होममेड टेरर का एक प्रकोप चलता आया है। पहले वो बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहा था और अब शायद इंटरनल ही हो। अगर ये होममेड टेरर का जो प्रोस्पेक्ट है, अगर हम ये साबित नहीं कर पाते हैं कि ये बाहर से टेरर है और होममेड है, तो ये हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है और हमें सोचना पड़ेगा कि इंटरनली हम ऐसे कितने ज्यादा रेडिकलाइज क्यों होने दे रहे हैं लोगों को। और अगर लोग रेडिकलाइज हो भी रहे हैं तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। इसका मतलब है जो लोग इन द नो थे, ऐसा तो नहीं है कि वो वैक्यूम में ऑपरेट कर रहे थे, जो लोग जानते भी थे वो भी सामने नहीं आए। हमारे पास ना इन्फॉर्मर्स थे, ना वेलविशर्स थे, ना पीपल हु वांट द राइट थिंग थे। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, और हमें भी एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं द रोज एंड द गन सोल्यूशन। एक तरफ से आप दोस्ती भी दिखाइए और दूसरी तरफ से जहां जरूरत पड़े आप बल भी दिखाइए। लेकिन आप अगर सोच रहे हो देश को एकजुट रखोगे और टेररिज्म को एट बे रखोगे सिर्फ बल से, वो ना होने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज बल दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इंफॉर्मेशन वैक्यूम है, उसके अंदर दबादब अपनी कंस्पिरेसी थियरीज चल रही है। एक तरफ एग्जिट पोल्स की कंस्पिरेसी और अपने थियरीज चल रही हैं और दूसरी तरफ एक टेरर एस्पेक्ट की। हम एग्जिट पोल तो मस्ती में देखकर पॉपकॉर्न के साथ खाकर कल तक भुला भी देंगे, लेकिन कम से कम जहां तक देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात है, या तो सरकार बोले ये सारी खबरें गलत हैं, इनको मत सुनो, या तो सरकार बोले हाँ भैया हमारे यहां से लीक हो रही है, ये सारी जो लीक हो रही है खबरें बिल्कुल सही है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी आप देख रहे हो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत बेसिक फेज पर है, हमें सिर्फ बेसिक कुछ लोगों का नाम मालूम है, बेसिक एक्शन पॉइंट्स हमें मालूम है, अभी बहुत कुछ और ढूंढना बाकी है, सच अभी बाहर निकलना अभी भी बाकी है। और जहां तक डिविसिव फोर्सेस की बात है, प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द टेररिस्ट्स वांट। थोड़ा सा हमें भी और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।